एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की हमारी ये सेकंड क्लास है और आज डेट है 28 मई 2020 और ये हमारी इनकम टैक्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स किसे कहते हैं, हमने दो डेफिनेशन वहां पर बात करी थी। टैक्स इज अ फी चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, गुड्स, सर्विसेज और एनी इवेंट। इनकम पे जो टैक्स लग रहा है उसे हम इनकम टैक्स कह रहे हैं। गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लग रहा है उसे हम जीएसटी कह रहे हैं। और कुछ अदर इवेंट्स हैं और कुछ अदर फॉर्म ऑफ टैक्स भी हो सकते हैं। देन हमने बात करी थी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि द पर्सन हु इज बियरिंग द टैक्स एंड द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स आर द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था, द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स एंड द पर्सन हु इज बियरिंग द टैक्स आर द डिफरेंट पर्सन। टैक्स पे कौन कर रहा था, जो सप्लायर था, प्रोड्यूसर था, मैन्युफैक्चरर था, और टैक्स को बियर कौन कर रहा है, कंज्यूमर, लास्ट यूजर ऑफ द कंज्यूमर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हमने बात कर ली थी। फिर हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। क्या कोई भी गवर्नमेंट आएगी और हमसे कहेगी टैक्स दीजिए और हमें टैक्स देना पड़ेगा? तो बेटा ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के ये 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 265, 245 एंड 246। आर्टिकल 265 कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेवीड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर आपके पास अथॉरिटी होगी तभी आप टैक्स को लेवी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 245 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है, उसको पावर है टू मेक द लॉ इन होल ऑफ द इंडिया और इन पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब वो पूरे भारत में या भारत के किसी पार्ट में लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 245 का सेकंड पार्ट ये कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने स्टेट टेरिटरी में ही लॉ बना सकती है। और आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 ये इस बात को कहता है कि जो भी मतलब 3 लिस्ट में इन्होंने सारे मैटर्स को डिवाइड किया हुआ है। एक है आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो मैटर यूनियन लिस्ट में इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं उस मैटर पे ये कहते हैं कि यूनियन लिस्ट वाले मैटर पे जो नियम बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, पार्लियामेंट को है। स्टेट लिस्ट में जो मैटर गिवन है उन पे नियम बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर को है। और ऐसा कोई मैटर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको इन्होंने रखा हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें दोनों के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है नियम बनाने का। ठीक है। जो हमारा इनकम टैक्स है एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट की एंट्री 82 में गिवन है। और इसकी वजह से इनकम टैक्स को लगाने का, इंपोज करने का, रिकवर करने का, कलेक्ट करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। चैप्टर 1 में हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स की बात करेंगे, हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं उनकी बात करेंगे, डेफिनेशंस की बात करेंगे और बेसिस ऑफ चार्ज की बात करेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। थोड़ी सी स्टार्टिंग हमने इसकी करी थी। आज यहां से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स में मतलब क्या है कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स का बेटा? मतलब ये है कि इनकम टैक्स अगर हमें पढ़नी है, इनकम टैक्स तो कौन कौन से हमारे पास रिसोर्सेस है जहां से हमें इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस की जानकारी मिलेगी, जो हमें गाइडेंस मिलेगा जहां से। तो कौन कौन से रिसोर्सेस थे बेटा? वो टोटल कितने रिसोर्सेस थे? 5 रिसोर्सेस थे। इनकम टैक्स एक्ट, कौन सी हमारी इनकम टैक्स एक्ट 1961। एनुअल फाइनेंस एक्ट, हर साल टैक्सेशन से रिलेटेड जो रेट होते हैं टैक्स के, इनकम टैक्स के रेट हैं या जो आपके कोई अमेंडमेंट वगैरह है वो हर साल फाइनेंस एक्ट में आते हैं। डिस्कस करेंगे फाइनेंस एक्ट होती क्या है। इनकम टैक्स रूल, देखिए एक्ट बनती है पार्लियामेंट के द्वारा, रूल को बनाने का अधिकार सीबीडीटी को दिया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उनको अधिकार होता है रूल बनाने का। और काफी कुछ देखिए मेन प्रोविजन एक्ट में होते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ प्रोविजन आपके रूल में दे दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रही होगी कि इस लॉ को अगर हम इम्पोज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या क्या क्या उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो मैटर अगर थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं तो उन्हें वो रूल के रूप में कवर अप कर देते हैं, क्योंकि रूल को चेंज करना, अमेंड करना आसान होता है, एक्ट को अमेंड करना डिफिकल्ट होता है। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, डिपार्टमेंट सीबीडीटी समय समय पर असेसी को, असेसी मतलब जो टैक्स पे कर रहा है, डिपार्टमेंट को गाइड करने के लिए कुछ सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन इशू करते हैं। लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए
अगर लॉ में जो एक्ट है या कोई अदर लॉ है, अगर उसमें सारे मैटर क्लियर होते, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, तो फिर हमें जुडिशरी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जज साहब की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, जिन पे क्लियरिटी नहीं होती है, तो वो मैटर अगर कोर्ट में जाते हैं डिस्प्यूट के रूप में, तो कोर्ट का अगर उस मैटर पे कोई डिसीजन आता है, तो फ्यूचर के लिए वो मैटर आपके क्या बन जाएंगे, वो डिसीजंस आपके क्या बन जाएंगे, लॉ बन जाएंगे। मतलब फ्यूचर में अगर उस तरीके का कोई आपका केस होगा, तो उस केस पे दोबारा डिस्कशन नहीं होगा, उस केस में जो पुराने डिसीजंस हैं उनके बेसिस पे मतलब उनके बेसिस पे रिजल्ट दे दिया जाएगा, या वही आपके लॉ बन जाएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट की हमने बात करी थी। इस एक्ट में ये कब पिक्चर में आई थी, 1 अप्रैल 1962 को, एंड इट कंटेन्स 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल। 298 सेक्शंस है, 14 शेड्यूल है, और कह रहे हैं सेक्शन के अंदर में सबसेक्शन है, क्लॉज है, सब क्लॉज है। A section, subsection, clause may have some provisos and explanation। ये सेक्शन, सबसेक्शन या क्लॉज की बात करें तो इनमें क्या होंगे, प्रोविजन लिखे होंगे, नियम दिए गए होंगे, और इन नियम का अगर कोई एक्सेप्शन या एक्सप्लेनेशन है तो वो प्रोवाइजो के रूप में या एक्सप्लेनेशन के रूप में दिया होता है। देखिए, प्रोवाइजो का यहाँ पर इनकम टैक्स का मतलब होता है कि जो हमारा रूल है, जो रूल एक्ट में, जो रूल आपका सेक्शन में, सबसेक्शन में या क्लॉज में दिया गया, सब क्लॉज में दिया गया है, उस रूल का अगर कोई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन उस प्रोवाइजो में दे देते हैं। ठीक है, और अगर कोई रूल जो गिवन है उस रूल में कोई क्लियरिटी देनी होगी तो क्लियरिटी एक्सप्लेनेशन के रूप में दे दी जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन एंड प्रोविजंस, प्रोवाइजोस। कह रहा था प्रोवाइजोस टू अ सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, स्पेल आउट द एक्सेप्शन। बात डिस्कस करनी है, हमने सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है बेटा फाइनेंस एक्ट। ये फाइनेंस एक्ट क्या होती है, देखिए बेटा समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं every year the finance minister of the government of India, कौन से, स्टेट लेवल के नहीं, सेंट्रल लेवल के, इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल। देखिए बेटा, जब भी कोई एक्ट आती है ना, तो पहले वो बिल के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। जब वो बिल आपके दोनों हाउसेस में पास हो जाएंगे और प्रेसिडेंट की जब उस पर एसेंट मिल जाएगी, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, तो वो आपके एक्ट बनते हैं। तो पहले वो बिल लेके आते हैं, जैसे हम फाइनेंस बिल कहते हैं, इन पार्लियामेंट बजट सेशन के। कब लेके आएंगे, बजट के दौरान में, फरवरी के दौरान में बेटा बजट आता है। When the finance bill is passed by both the houses of parliament and gets assent of the president, और बाद में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। वो क्या बन जाती है, फाइनेंस एक्ट बन जाती है। Amendments are made every year to the Income Tax Act 1961 and other tax law by the Finance Act। फाइनेंस एक्ट में हम क्या करते हैं, फाइनेंस एक्ट के माध्यम से क्या कर रहे होते हैं, अमेंडमेंट कर रहे होते हैं। फाइनेंस एक्ट के बेसिकली 4 पार्ट में है। कह रहे हैं द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट कंटेन्स 4 पार्ट व्हिच स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्सेस। ये 4 बातें बताते हैं जिसमें हम रेट ऑफ टैक्सेस बताए गए हैं। क्या कह रहे हैं, पार्ट 1 कहता है, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई रेट एप्लीकेबल टू द करंट असेसमेंट। फर्स्ट शेड्यूल में वो फाइनेंस एक्ट के रेट गिवन होंगे जो करंट असेसमेंट ईयर में लगेंगे। बेटा करंट असेसमेंट ईयर का यहाँ पर मतलब मेरा ये है कि अगर फरवरी 2019 में बजट आया, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्शन ईयर था, तो इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट जब इलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद भी एक बजट आता है। ठीक है, तो उसे हम फाइनेंस नंबर 2 एक्ट कहते हैं। तो अगर फरवरी 2019 में बजट आया, तो ये जो बजट होगा ना, इस बजट में इनकम टैक्स के रेट होंगे। अभी हमने देखा फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में इनकम टैक्स के रेट होंगे कि ये रेट जो एप्लीकेबल होंगे, यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे होंगे ये जो अगला ईयर आने वाला है, फाइनेंस ईयर आने वाला है, मतलब 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, इस ईयर के दौरान जो आप इनकम अर्न करोगे ना, इस इनकम पे यहाँ पर जो रेट गिवन है, इस रेट से टैक्स दिया जाएगा। बट इनकम टैक्स में आगे हम पढ़ेंगे होता क्या है कि हम इस पूरे साल इनकम अर्न करेंगे और उसका टैक्स दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, मतलब 2021 के दौरान। इनकम अर्न करी जाएगी 1920 के दौरान, टैक्स दिया जाएगा 2021 के दौरान। एक कंफ्यूजन क्या होती है
कि यहाँ फरवरी 2020 में फिर से बेटा एक बजट आ गया होगा, फिर से फाइनेंस एक्ट आ गई होगी फरवरी 2020 में। तो जब हम टैक्स दे रहे होंगे असेसमेंट ईयर में 2020 के दौरान इनकम होगी 1920 की, तो एक कंफ्यूजन इस बात का होगा कि फाइनेंस एक्ट कौन से 19 वाले रेट लगेंगे या फाइनेंस एक्ट 20 वाले रेट लगेंगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि जो फरवरी 2020 में जो बजट आया है ना, ये किस ईयर के लिए आया होगा? वो ईयर जो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी और 31 मार्च 2021 को वो एंड होगी, उस ईयर की इनकम जिसका टैक्स हम 21-20 में करेंगे, उसके लिए हमने पहले से रेट बता दी। और ये जो 19 में फरवरी 19 में रेट बताए गए थे ना, ये आपके इसके लिए बताए गए हैं जो 1920 की इनकम है आपकी। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? इस बात पे हम आगे और भी डिस्कस करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात कर रहे होंगे, तो और क्लियरिटी से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कह रहा पार्ट 2 स्पेसिफाइज द रेट एट विच टीडीएस टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। एक कॉन्सेप्ट है टीडीएस का, डिस्कशन है हमारे सिलेबस में, उसको हम डिस्कस करेंगे। टीडीएस क्या होता है कि देखिए जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट, जैसे अगर मेरी इनकम हो रही है, ठीक है, तो मेरी जो इनकम हो रही है वो किसी ना किसी के माध्यम से हो रही होगी। मैं अगर इनकम का रिसीवर हूं तो कोई ना कोई मेरी उस इनकम का पेयर होगा। तो बेटा पेयर एक कॉमन आइडिया देते हैं, पेयर अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर है और मैं एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हूं, मान लीजिए इंडिविजुअल व्यक्ति हूं, तो अभी हमने देखा था ना डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स का कलेक्शन डिफिकल्ट होता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए गवर्नमेंट नॉर्मल रूल क्या कहता है कि जब मेरी इनकम होगी मैं उस इनकम से टैक्स दे दूंगा गवर्नमेंट को। जो सामने वाला पेयर है मुझे इनकम देगा, मैं उस इनकम से जो मेरा टैक्स बन रहा होगा मैं वो दे दूंगा। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या नियम बनाया कुछ केसेस में कि जो पेयर है मेरी इनकम का, पेयर से कहा कि देख भाई ये जो तू इनकम हरी सर को दोगे इसमें से कुछ मेरे टैक्स का पार्ट है, गवर्नमेंट कह रही है उस पेयर से, तो वो टैक्स का पार्ट मुझे दे दो आप। देखिए तो मुझ पे एसेस देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, मुझे पहले अगर वो सामने वाले से 100 रुपए मिलता जिसमें से 10 रुपए मैं गवर्नमेंट को दे देता, 90 मेरे पास होते। अब क्या होगा टीडीएस कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि वो सामने वाला पर्सन मुझे 90 देगा और 10 डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देगा। टैक्स के इस सिस्टम को हम टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट कहती है पेयर से कि तुम सोर्स से कहती है कि तुम टैक्स को डिडक्ट करके हमें पे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाकी डिटेल पूरा डिस्कशन है टीडीएस का हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 गिव्स द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्शन डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। पार्ट 3 में सैलरी से रिलेटेड टीडीएस की बात करी गई होगी। पार्ट 4 गिव्स द रूल कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। नेट एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड किस तरीके के क्या प्रोविजन रहेंगे उसकी यहाँ पर बात करी गई है पार्ट 4 में। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो टैक्सेबल नहीं होती है, बट एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स की कैलकुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या होगा डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स को, इसी बात को मैंने एक इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। कह रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2019 जो हमारी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एप्लीकेबल है मई 20 और नवंबर 20 सी इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए, और जून और दिसंबर 20 सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए के लिए। तो हमारे लिए जो फाइनेंस एक्ट है वो कौन सी फाइनेंस एक्ट है? फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बजट ईयर था, सॉरी ये इलेक्शन ईयर था। ठीक है, तो सेकंड फाइनेंस एक्ट आती है नंबर 2। फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस एक्ट कह रहे हैं बजट फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को आता है, पहले लास्ट डे को आता था, फर्स्ट डे को आने वाला है। ठीक है, बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया जिसमें फाइनेंस बिल होगा। फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट होंगे और ये अमेंडमेंट होंगे किस प्रीवियस ईयर के लिए? प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 के लिए। ठीक है, और जब ये दोनों हाउसेस में पास हो जाएगी, प्रेसिडेंट का ऐसे असेंट मिल जाएगा, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? फाइनेंस एक्ट बन जाएगी। तो हमने कंपोनेंट पढ़ रहे थे, दो बातें पढ़ ली, एक तो हमने पढ़ लिया एक्ट क्या होती है और दूसरी हमने बात करी है इनकम टैक्स एक्ट की बात करी थी, दूसरी हमने फाइनेंस एक्ट की बात करी। तीसरी बात जो हमें करनी है, जो तीसरा जो कंपोनेंट है हमारे इनकम टैक्स एक्ट का, जो हमें मदद, इनकम टैक्स लॉ का जो हमें मदद करेगा किस बात के लिए? टैक्स के कैलकुलेशन के लिए, पूरे प्रोसीजर के लिए, वो है इनकम टैक्स रूल। मैंने आपको बताया था कि मेन प्रोविजंस आपके एक्ट में दिए होते हैं
और कई बार कुछ चीजों को लेके अगर बहुत क्लियरिटी नहीं होती है या गवर्नमेंट को लगता है कि यार इस पे आगे कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो उन्हें वो एक्ट में ना देके रूल के रूप में दे देते हैं। तो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लुक्ड बाय सीबीडीटी, याद रखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनकम टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सीबीडीटी के द्वारा दिया जाता है। कह रहे हैं द सीबीडीटी इज empowered to make the rule carrying out the purpose of the act। सीबीडीटी को पावर दिया रूल बनाने का, एक्ट में अमेंडमेंट करने का। एक्ट बनाने का पार्लियामेंट को है, लेकिन रूल बनाने का अधिकार सीबीडीटी को दिया है। तो सीबीडीटी आसानी से, उसमें फिर ये दोनों हाउसेस का, प्रेसिडेंट की कंसेंटेंस, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। आसानी से रूल बना के क्या कर सकती है, वो रूल लेके आ सकती है पब्लिक के लिए। Correct. For the purpose proper administration of Income Tax Act 1961, CBDT frame rule time to time. These rules are collectively called income tax. जब जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से रूल बनाते रहते हैं। Can a rule also have sub rule, provisos and explanation? उसी तरीके से रूल में भी सब रूल हो सकते हैं, प्रोवाइजो हो सकते हैं। किसी रूल का कोई एक्सेप्शन है तो प्रोवाइजो हो सकता है, या किसी रूल में कोई कंफ्यूजन बात है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, समय समय पर एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। It is important to keep in the mind that along with Income Tax Act 1961, these rules should be studied। कह रहे हैं अगर हमें टैक्स पढ़ना है ना, तो चलो वो तो हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, बट हमें ये रूल की भी स्टडी करनी पड़ेगी। ये भी हमारा एक कंपोनेंट है। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, ये थोड़ा सा मैं फास्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी आप एक बार रीडिंग करिएगा, अपने मॉड्यूल से भी इसकी रीडिंग करिएगा। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बेसिक ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है, आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी जब कॉन्सेप्चुअल बातें आएंगी तो बहुत इत्मीनान से डिस्कस करूंगा। सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी। देखिए रूल भी सीबीडीटी बनाती थी, सर्कुलर किस बात के लिए है, टाइम टू टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम and to clarify doubt regarding the scope and meaning of certain provision। कभी कभी किसी प्रोविजन को लेकर कोई डाउट आता है बेटा, कोई दिक्कत आ रही होती है, अलग अलग प्रैक्टिसेस हो रही होती है, तो उनके लिए सीबीडीटी क्या करती है, सर्कुलर इशू करती है। सर्कुलर आर इशूड फॉर गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर एंड असेसी। सर्कुलर दोनों के गाइडेंस के लिए होते हैं, जैसे कि मैंने कहा ऑफिसर को भी कई बार गाइडेंस करने के लिए और असेसी दोनों के गाइडेंस के लिए होते हैं। द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय सर्कुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई अगर सर्कुलर आया हुआ है तो डिपार्टमेंट उस सर्कुलर पे बाउंड है, मतलब डिपार्टमेंट को तो वो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। बट असेसी, जैसे एक मैटर, असेसी के पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई बेनिफिट, कोई दूसरा ऑप्शन है, तो सर्कुलर में जो ट्रीटमेंट कहा गया है असेसी उससे अलग ट्रीटमेंट भी कर सकता है। असेसी अपने बेनिफिट के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकता है, बट अगर सर्कुलर कोई डिपार्टमेंट के लिए अगर सर्कुलर आया तो डिपार्टमेंट उसके लिए बाउंड है। असेसी चाहे उसे यूज कर सकता है, अगर उसे लग रहा है उसका फायदा है तो यूज कर सकता है। तो कह रहे हैं while such circular are not binding on the assessee, they can take the advantages of beneficial circulars। Notifications are issued by central government to give effect to the provision of act। CBDT is also empowered to make and amend rule for the purpose of the act बाय नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन बेटा दोनों होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अपनी एक्ट में कोई चेंजेस करने, कोई अमेंडमेंट कुछ बताना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल देगी। सीबीडीटी को अपने रूल्स में अगर कुछ करेक्ट कुछ बताना है, कुछ क्लियर करना है, कोई क्लियरिटी लेके आनी है तो उसके लिए सीबीडीटी बता देगी। ठीक है। केस लॉज मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है कि कई बार क्या होता है बेटा, जो एक्ट में प्रोविजंस गिवन होते हैं वो प्रोविजंस में कुछ कंफ्यूजिंग मैटर होते हैं, डाउटफुल होते हैं, और जिनके बेसिस पे वो मैटर असेसी कुछ और कह रहा होगा, डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा होगा, फिर मैटर कोर्ट में पहुंच गया होगा बेटा। और जब मैटर कोर्ट में पहुंच गया होगा तो कोर्ट में डिस्कशंस के बाद फिर जज साहब ने कोई निर्णय लिया होगा, डिसीजन लिया होगा। वो जो डिसीजन होगा वो फ्यूचर के लिए लॉ बन जाएगा। पहले वो बात लॉ में क्लियर नहीं थी, तभी मैटर कोर्ट में गया, बट जब वो कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो फिर वो लॉ बन जाएगी, मतलब उस मैटर को फिर बार बार डिस्कस नहीं किया जाएगा। The study of case law is an important and unavoidable part of the study of income tax. It is not possible for Parliament to conceive and provide for all possible issues that may arise in implementation of act। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप ऐसी एक्ट बनाइए जिसमें कोई दिक्कत ही ना आए। दिक्कत तो आएंगी, कुछ ना मैटर, कुछ ऐसे मैटर जरूर रह जाएंगे जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे,
जिनका जिनका अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, अलग अलग व्यू निकल के आ रहे होंगे। Hence the judiciary will hear the dispute between the assessee and department and give the various decision. Supreme Court is the apex court, पता है आपको हमारे भारत में सबसे apex court कौन सा? Supreme Court of the country. And the law laid down by the Supreme Court is the law of land. Decisions given by various high court will also apply in respective state in which high courts have jurisdiction. No case laws are dealt in the final level. अगर हम बात करें सीए इंटरमीडिएट की तो उनके में केस लॉ से रिलेटेड सारी बातें फाइनल लेवल पे करी गई हैं, बट अगर हम सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें या हम सीएमए इंटरमीडिएट की बात करें तो जो कुछ बेसिक केस लॉज हैं वो उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेना है। हम मॉड्यूल से जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, मैंने आपसे कहा कि आपको अपने अपने मॉड्यूल रेफर करने हैं, या आपके नोट्स आपकी स्टडी को इजी बनाएंगे, आपका बर्डन कम करेंगे। अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल बहुत बल्कि है, ठीक है, बट ये नोट्स से चीजें इजी हो जाएंगी। बट दैट डज नॉट मीन कि हम नोट्स को बिल्कुल अलग मॉड्यूल को बिल्कुल अलग हटा के रख रहे हैं, नहीं। मॉड्यूल आपको रीडिंग करनी है, मॉड्यूल जब आप रीडिंग करोगे तो आप ये पाओगे कि सारी चीजें वहां आपको समझ में आ रही है। कोई ऐसा मैटर अगर रहता है कि जो आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है तो वो आप उसे डाउट में पूछ सकते हो, ठीक है। आइए जरा अब मेन बात करते हैं लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो लेवी करी गई, लेवी का मतलब होता है टैक्स को इम्पोज करना। वो लेवी करी गई है किस बात पे? ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की टोटल इनकम पे। सेक्शन 4 है चार्जिंग सेक्शन, और पर्सन में क्या क्या आएगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी एटसेट्रा। डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे डेफिनेशन के। तो चार्जिंग सेक्शन क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स लगना है किसी भी पर्सन की टोटल इनकम पे, और पूरे प्रीवियस ईयर की जो टोटल इनकम होगी उस पे आपका इनकम टैक्स लगना है, टोटल इनकम पे। जब टोटल इनकम पे बेटा इनकम टैक्स लगना है तो एक प्रॉब्लम आएगी कि टोटल इनकम, देखिए असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट आया क्या। देखिए अगर आप जैसे 1920 है, 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगा। इस दौरान किसी भी इस ईयर के दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल इनकम बता दो तो आप नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि पता नहीं अगले दिन क्या इनकम हो जाए। एस्टिमेटेड तो बताई जा सकती बट टोटल नहीं बताई जा सकती, बट यहाँ टोटल के लिए कहा गया है। इवन आप अगर 31 मार्च की भी बात करो ना, 31 मार्च का आगे दिन भी नहीं बताया जा सकता। पता नहीं उस रात में 11:59 59 सेकेंड पे कौन सा अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए तो मेरी इनकम हो जाए। तो इस वजह से गवर्नमेंट कहती है आप साल भर इनकम अर्न करिए, पूरी साल इत्मीनान से इनकम अर्न करिए, और उस इनकी हुई इनकम पे नेक्स्ट ईयर में आप आराम से टोटल इनकम कैलकुलेट करके टैक्स लीजिएगा, जिसे हम ड्यू डेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। और वहां आप अपना जानकारी में दे दीजिएगा, जानकारी हम रिटर्न के माध्यम से दे रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यस। आइए जरा अगली बात हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में, असेसी की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार बिल्कुल शुरुआत में, देखिए इनकम टैक्स इज लाइक अ मूवी। कोई भी अगर मूवी शुरू होती है तो शुरुआत में कुछ नाम फ्लैश होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है बेटा, वैसे ही इनकम टैक्स है। तो अभी हम डेफिनेशन के बारे में बता रहे हैं कि यार यहाँ इस पूरी मूवी हम देखने वाले हैं ना, इस मूवी में विलन कौन है और इस मूवी का हीरो कौन है। बेटा इस मूवी का हीरो तो है असेसी और विलन है डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पर हीरो की जीत नहीं होती है, यहाँ पर किसकी? विलन की जीत होती है, डिपार्टमेंट की जीत होती है। हीरो तो बेचारा बस परेशान रहता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए असेसी की बात करते हैं। कुछ बार एग्जाम में पूछा गया है कि 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ रहे, व्हाट डू यू मीन बाय असेसी, असेसी किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं, देखिए जनरल पहले समझिए फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। कह रहे हैं असेसी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। एक लाइन में बात करते हैं, असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। असेसी वो पर्सन है जिसकी लायबिलिटी है टैक्स को पे करने की। बट सर ये पर्सन का मतलब क्या? पर्सन का मतलब जैसे हम कॉमन सेंस में जो समझते हैं पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, बट यहाँ पर एक टैक्स के लिए आप दिमाग में एक बात फिट करिए कि जो हम जर्नल सेंस में चीजें समझते हैं जरूरी नहीं है वो एज इट इज चीजें टैक्स में। टैक्स में हमें चीजों को टैक्स के हिसाब से समझनी है। हम यहाँ ये माने कि हम कुछ जानते तो कुछ नहीं जानते। पर्सन किसे कहते हैं छोड़ो, हम घर में पर्सन किसको कहते हैं, बट इनकम टैक्स पर्पस से अगर पर्सन की बात करी जाएगी तो जो इनकम टैक्स कहेगा, आगे डेफिनेशन है,
उनको हम पर्सन कहेंगे, उसके अलावा हम किसी को पर्सन नहीं कहेंगे, या और कोई चीज नहीं होगी। तो यहाँ जो भी हमें बातें डिस्कस करनी है एज पर इनकम टैक्स डिस्कस करनी है। हमारा नॉलेज इनकम को लेके, कई बार हमारा नॉलेज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग होगा या इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग होगा। तो हमारे लिए एक ये नया सब्जेक्ट है, नई एक्ट है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो सारी बातें इसके हिसाब से सीखेंगे। अपना कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे, अपना जनरल नॉलेज नहीं लगाएंगे यार ऐसा होगा, नो। हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे बट चीजों को समझने के लिए, बट जो चीजें जिस हिसाब से एक्ट में दी गई होंगी उन चीजों को उसी हिसाब से समझेंगे, अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करेंगे। कई बार जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो हम सुनते हैं सामने वाले की चीज और फिर उसको अपने हिसाब से हम इंटरप्रेट कर देते हैं, फिर आंसर भी लिख रहे होते तो अपने हिसाब से लिख रहे होते। ऐसा नहीं, हमें समझना है, हमें उनके हिसाब से उन चीजों का मतलब समझना है। ठीक है, लैंग्वेज को लेकर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बट जो चीजें जिस सेंस में कही गई हैं वो चीजें उसी सेंस में उसी हिसाब से समझनी होगी। तो कह रहे हैं असेसी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। सिंपल वर्ड में पर्सन को बाद में हम डिफाइन कर देंगे, बट यहाँ पर देखिए असेसी के लिए क्या डेफिनेशन कही गई है। असेसी मींस अ पर्सन बाय हुम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। उसको टैक्स पे करना हो तब भी असेसी कहेंगे। कई बार टैक्स में डिले हो जाता है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है, पेनल्टीज पे करनी पड़ जाती है, तो जब वो इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर रहा है ना तब भी उसकी कैटेगरी एसएससी ही होगी। तब ये नहीं कहते नहीं वो एसएससी नहीं है। ठीक है, तो वो टैक्स पे कर रहा हो या कोई अदर सम अगर वो पे कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा। कह रहा है इट इंक्लूड्स, एसएससी की जो डेफिनेशन है इंक्लूसिव डेफिनेशन। देखिए एक्ट में दो तरीके की डेफिनेशन आपको मिलेंगी, इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है, इट इंक्लूड्स। ऐसी डेफिनेशन इस वजह से बनाई जाती है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट के पास स्कोप है कि अगर वो किसी और भी व्यक्ति को एसएससी की कैटेगरी में रखना चाहेगा तो वो रख देगा आसानी से। बट अगर कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है ना तो उसमें फिर एक बार जो डेफिनेशन बन गई फिर उसमें मतलब उसके इंटरप्रिटेशंस बहुत अधिक हो जाते हैं, झगड़े वाली डेफिनेशंस होती हैं। बट इंक्लूसिव डेफिनेशन क्लियरिटी वाली होती है, साफ सुथरी, ये लोग आएंगे एसएससी में, बात खत्म। ठीक है, तो इनकम इसकी डेफिनेशन कैसी है, इंक्लूसिव। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम, देखो यहाँ इनकी एग्जॉस्टिव इंक्लूसिव दोनों है। पहले उन्होंने कह दिया एग्जॉस्टिव, एक स्टेटमेंट दे दिया, और बाद में अब वो क्या कह रहे हैं, इंक्लूसिव में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, हर उस पर्सन को टू whom any proceeding under act has been taken of the assessment of his income, assessment of fringe benefit, the income of other person in respect of which he is assessable। मतलब हम बेसिकली यहाँ क्लबिंग लॉसेस के लिए the amount refund due to him or such other person। कह रहे हैं ठीक है, लेकिन यहाँ एसएससी में हर एक वो पर्सन आएगा जिसका असेसमेंट हो रहा है खुद की इनकम के लिए, फॉर हिज इनकम, फ्रिंज बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयर से कुछ आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन बातों के लिए, इनकम ऑफ अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन की इनकम जो आपके हेड में क्लब हो रही है। मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आगे पूरा चैप्टर है इस बात के लिए कि जनरली तो मुझे अपनी ही इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, बट कुछ केसेस में मैं किसी और पर्सन की इनकम पे भी मैं टैक्स दे रहा हूँ। तो अगर मैं किसी और पर्सन की इनकम पे भी टैक्स दे रहा हूँ ना तो भी मैं एसएससी हूँ। और इनकम बाय एनी अदर पर्सन, और लॉसेस, अगर लॉस है तो लॉस को भी इनकम का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, उसका भी असेसमेंट होता है, द अमाउंट ऑफ रिफंड वगैरह। तो अगर ये सारे केसेस किसी पर्सन के साथ हो रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, एसएससी कहा जाएगा। और एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। जब हम एक्ट को आगे डिस्कस करेंगे तो कई जगह उसे माना जाता है कि एसएससी है। ठीक है, डीम्ड टू बी एसएससी, डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आएगा, डीम्ड टू बी एसएससी का। तो अगर वो डीम्ड इनकम के कॉन्सेप्ट से उसकी इनकम मानी गई है ना तब भी हम उसे एसएससी कहेंगे। और एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजन। कहते हैं ना, कभी आपने अगर डिफॉल्ट करा, कोई एक्ट को फॉलो नहीं किया, आपकी इनकम हो रही थी वरना आप टैक्स नहीं दे रहे, तो आपने अभी तक टैक्स नहीं दिया, अचानक से आपको पकड़ा जाता है, तो पकड़ा जाएगा ना जब, तब भी उस दौरान आपकी जो कैटेगरी होगी वो आप एसएससी कहलाओगे। तो आप वॉलंटरी दे रहे हो या जब डिफॉल्ट भी कर दिया ना तो उस दौरान भी आप क्या है, एसएससी, डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो कुछ चीजें जब आप एक्ट का वायलेशन कर देते हो तो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है, उस कैटेगरी में भी आप एसएससी। ठीक है, भले ही आप एसएससी इन डिफॉल्ट क्यों ना हो।
तो ये असेसी की डेफिनेशन आ गई। याद रखनी है डेफिनेशन 4 मार्क्स में 1 से 2 बार पूछी गई है, कुछ बार देखने को मिली है अलग अलग एग्जाम्स में। सीएस में भी जब थ्योरेटिकल पेपर होता था तब देखने को मिली है, सीएमए में भी देखने को मिली है, सीएमए में देखने को मिली है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। असेसी समझ लिया। असेसी में एक बात आती है, असेसी मींस अ पर्सन। क्या बात आती है? पर्सन। अब पर्सन को डिस्कस करना है कि यहाँ पर पर्सन का मतलब क्या है। पर्सन में, पर्सन की भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, then AOP, and BOI। आर्टिफिशियल AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब देखिए समझिए दोनों बात को। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल समझते हैं, जैसे कोई ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, जब उसे हम रजिस्टर्ड करा देते हैं, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो जाती है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की कैटेगरी में आ जाती है। एओपी क्या होती है? ये अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन टाइप का होता है। जैसे अगर 2011-10-11 के दौरान आपने अगर देखा होगा, अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, केजरीवाल भी उसी की उपज है, ठीक है, तो केजरीवाल जी भी उसी की उपज है, सॉरी। तो अन्ना हजारे जी के आंदोलन के दौरान में जो एक एसोसिएशन पूरे ग्रुप बन गया था, ठीक है, लोकपाल बिल के लिए, वो एसोसिएशन, क्या उनके बीच में कोई एग्रीमेंट था? क्या कोई वो रजिस्टर्ड थे? नहीं, बट वो भी एसएसी माने जाएंगे। सर उन्हें क्यों एसएसी मानना है? बेटा ऐसे एसोसिएशंस को डोनेशन मिलते हैं, और जब डोनेशन मिल रहा है ना, तो सर डोनेशन पे क्या उनको एसोसिएशंस को टैक्स देना पड़ेगा? बेटा टैक्स देना पड़े या ना देना पड़ेगा तो सेकंड मुद्दा। अगर आपकी इनकम हो रही है तो आपको स्टेटमेंट जरूर देना पड़ेगा, ब्यौरा जरूर देना पड़ेगा, और आपको एसएसी, आपको पर्सन की डेफिनेशन में रखा जाएगा, आपको एसएसी माना जाएगा। टैक्स देना पड़े ना देना पड़े वो सेकंड मुद्दा होता है, बट आपका असेसमेंट होगा, आपको ब्यौरा जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर फर्म की अगर हम बात करें तो फर्म में आपकी 3 कैटेगरी हो सकती है: प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और LLP। इनकी इनकम होगी, ये भी एसएसी कहलाएंगे, कंपनी, या जिन्हें हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। सर ये कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस होता है? कंपनी का मतलब है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। कुछ ऐसे एसोसिएशंस हैं जो कंपनी की तरह काम करते हैं, बट वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है हमारी। हो सकता है वो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके किसी भी एसोसिएशन को कंपनी का दर्जा दे सकता है। तो वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, बट कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो जाता है। इवन अ कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। तो कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बट बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी के अलावा कुछ अदर कंपनीज भी आ जाती हैं जो हो सकता है इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ना। लोकल अथॉरिटी, आपके बेटा शहरों में जो लोकल लेवल पे सिटी को मैनेज करने के लिए अथॉरिटीज बनी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाइप की, तो लोकल अथॉरिटी कहती है। जैसे कानपुर में अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए तो KDA, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनी आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां तक देखिए मंदिर वगैरह जो होते थे वो ट्रस्ट में आ गए थे, BOI, अगर वो ट्रस्ट है तो BOI। एक एसएससी ने क्या किया बेटा, अपने घर के अंदर, घर के बाहर एक मंदिर बनाया, घर में ही बाहर साइड एक मंदिर बनाया, शंकर जी का मंदिर, और उस मंदिर में वो अपनी बाहर से 2 नंबर 3 नंबर की इनकम को लेके आता, उस मंदिर की दान पेटी में डोनेट कर देता और बाद में निकाल देता। जनरली उस मंदिर में और कोई डोनेट नहीं करता था। बेटा भारत में ऐसा होता है, हम अपने फायदे के लिए ऊपर वाले का यूज करते हैं। मंदिर हम कहीं कब्जा करना है, मंदिर बना दो, कोई जगह पड़ी हुई है कब्जा, उसमें कब्जा करना है, मस्जिद बना दो। ये सारी ऐसी चीजें हम भारत में करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एसएससी ने किया कि मंदिर बनाया, और उसमें जो इनकम आई उस इनकम को बाद में अपनी 2 नंबर की इनकम को उसमें डालता, बाद में ले लेता। बेटा डिपार्टमेंट को पता चला, तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई ये तुम इनकम पे टैक्स दो। तो एसएससी कहता है यार ये मेरी इनकम तो है ही नहीं, ये तो शंकर जी की इनकम है, अगर आपको टैक्स लेना है तो शंकर जी से लो। और आपने अपनी पर्सन, आप टैक्स किससे ले सकते हो? पर्सन से, और पर्सन ही एसएससी बनेगा, और आपने अपनी पर्सन की डेफिनेशन में इस मंदिर को कवर नहीं किया। तो उन्होंने कहा वो मंदिर का BOI में कवर तो है, वो BOI में वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड वाले, ये अनरजिस्टर्ड मंदिर है, ये कवर नहीं है।
तो फिर बाद में उन्होंने मैटर कोर्ट में गया, बेटा मजे की बात क्या एसएससी जीत गया, हाँ नहीं था भरोसे नहीं, तो फिर बाद में उन्होंने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके उन्होंने क्या कहा कि जो आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव का मतलब है एनी आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल। पहले तो समझते आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब जिन्हें हमने बनाया और जुडिशियल का मतलब निर्णायक। अब यहाँ पर कई बार बच्चा कहता है सर सर मतलब ये जो भगवान ईश्वर ऊपर ऊपर वाले हमने इन्हें बनाया इन्होंने हमें बनाया, बड़ा बेटा कंफ्यूजन मैटर है कि इन्होंने हमें बनाया है हमने इन्हें बनाया है। आपको क्या लगता है? देखिए दिल से तो मुझे भी लगता है कि इन्होंने हमें बनाया है, लेकिन टेक्निकली हमें ये लगता है कि हमने इन्हें बनाया है। इनकम टैक्स को भी यही लगता है कि हमने इन्हें बनाया। एनी आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल, आर्टिफिशियल जिन्हें हमने बनाया, जुडिशियल निर्णायक। मेरे साथ तुम गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो बेटा, मैं ठहरा एक बेचारा आदमी और मेरे साथ तुम अन्याय कर रहे हो, तो मैं तुमसे कुछ नहीं कर सकता, तुम ठहरे दबंग व्यक्ति। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका निर्णय भगवान करेगा, ऊपर वाला इसका निर्णय करेगा। तो ये ऊपर वाला कौन है? जुडिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल हमने तो देखा नहीं ऊपर वाला, एंड जुडिशियल वो निर्णायक भी है। तो बेसिकली इस माध्यम से वो ऐसे देवी देवताओं के मंदिर, चाहे वो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए, उनको भी इन्होंने यहाँ एसएससी माना। तो आप कहोगे सर अगर वो एसएससी माने गए तो फिर दिक्कत, टैक्स कौन देगा? तो टैक्स के लिए वो जो उस मंदिर का पुजारी होगा ना, उसको लायबल किया गया। कोई पुजारी जी कई बार कहते हैं ना कि हमारी संगत जी से डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कॉन्फ्रेंस चलती है, तो आज डिपार्टमेंट कहते हैं कि अच्छा जब तुम्हारी आपकी बात जब फेस टू फेस डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस चल लेना तो शंकर जी से बोल देना क्या कि टैक्स देना है, और शंकर जी मना नहीं करेंगे बेटा। मतलब सिंपल वर्ड में आप ये समझो कि वो टैक्स का लायबिलिटी अब डिपार्टमेंट किससे लेगा? उस मंदिर के पुजारी से ली जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। पर्सन किसे कहते हैं? यस हाँ, एक बात और, ये इनकी डेफिनेशंस आपको रीड करना है मॉड्यूल से, आपने अपने मॉड्यूल से इंडिविजुअल एचईएफ ये सारी डेफिनेशन आप रीड करोगे, ये आपका होमवर्क है। कोई बात नहीं समझ में आएगी तो पूछेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। बहुत मजेदार बात है, बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, थोड़ा सा फोकस करिएगा, पहली बार में ही क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ में एक्ट में बहुत कुछ सीखना है। अगर इसी में में कंफ्यूजन हो जाएगी तो फिर आगे तो सीखने में दिक्कत आएगी। इस वजह से इसको बिल्कुल क्लियरिटी से समझिएगा। देखिए पहली बात आप अपने दिमाग में फिट करिए, इनकम टैक्स में जो ईयर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। हमने माना एक साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट, और एंड कब हो जाएगा ये जाके? 31 मार्च। गवर्नमेंट क्या कहती है यहाँ पर? फाइनेंस एक्ट आई होगी, फाइनेंस एक्ट 19 आई होगी फरवरी में। फरवरी में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे भारत को डायरेक्ट करते हुए कहते हुए कहा कि सुनो देशवासियों, आगे ये जो साल आने वाला है 1/4/2019, इस ईयर में अगर आप कोई इनकम अर्न करोगे तो इस रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना बेटा एथिकल सिस्टम है, पहले से ही बता, जैसे कल के दिन तुम ये नहीं कहो हमें नहीं बताया था आपने कि टैक्स भी लगेगा। हमने तो इनकम कमाई, हमें पता ही नहीं था कि टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इनकम कमाने से पहले कह दिया देखो या तो कमाओ नहीं, और अगर कमाओगे तो इस रेट से टैक्स देना पड़ेगा। बाद में मत कहना हमें नहीं पता था, पहले से ही बता दिया जाता है। बेटा मैं एक असेसी हूं, मैंने इनकम को कमाना शुरू किया, कमा रहा हूं, और आपने पढ़ा हुआ सेक्शन 4 में कि जो टैक्स पड़ेगा वो टोटल इनकम पर। तो बेटा इस दौरान ड्यूरिंग द पीरियड क्या मुझे कभी मैं टोटल इनकम निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा बेटा, पॉसिबल नहीं है। तो कहा गया है कि इस पूरे साल में आप इनकम अर्न करिए। और इसी के बाद एक इसके बाद से अगला साल स्टार्ट हो जाएगा। ये कब से स्टार्ट होगा? 1/4/20 से 31 मार्च 21 तक। यहां पर भी आई होगी फाइनेंस एक्ट 2020। देखिए इस वाली फाइनेंस एक्ट में कहा होगा कि जो 20-21 में कमाओगे उस पे इस रेट से टैक्स पड़ेंगे। तो अभी तो टैक्स हमारा 19-20 का ही नहीं गया,
तो इन कॉन्सेप्ट कहता है कि ये 19-20 में जो आप टैक्स कमाओगे ना, इस 19-20 के टैक्स को एक ड्यू डेट, वैसे अंडर सेक्शन 139 ये हम पढ़ेंगे प्रोसीजर में, एक ड्यू डेट तक, एक पर्टिकुलर डेट तक आपको हम मौका देते हैं कि इस समय तक, इस पूरे पीरियड तक, इस पूरे पीरियड तक, यहां से यहां तक, इस पूरे पीरियड तक आप अपनी टोटल इनकम निकालो और उस पे टैक्स निकालो और गवर्नमेंट को पे करो। इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या देखा कि इनकम आपने अर्न करी है, इनकम आपने अर्न करी है 1920 के दौरान, और टैक्स दिया गया है, टोटल इनकम एंड टैक्स का जो पेमेंट या कैलकुलेशन हुआ है वो 2021 के दौरान। इनकम एक है बट उसका इंपैक्ट 2 साल पे पहुंच रहा है। 1920 में अर्न की है, 2021 में हमने टैक्स पे किया है, तो इनकम एक है। ये जो टोटल इनकम और टैक्स है ये बिलोंग कर रहा है 1920 को, लेकिन इसका पेमेंट कैलकुलेशन सब हो रहा है 2021 में। तो जिस ईयर को ये बिलोंग करता है, जिसमें ये अर्न किया गया है, इसे कहेंगे प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में हम टैक्स दे रहे हैं इसे कहेंगे असेसमेंट ईयर। मेरी बात बहुत गौर से समझना, 1920 प्रीवियस ईयर है किस इनकम के लिए, जो 1920 में अर्न करी। तो अगर मैं कह रहा हूं एक इनकम है, मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर, इसका मतलब कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 1920, इसका मतलब क्या है कि इस ईयर में इनकम अर्न करी गई है। और उसी इनकम के लिए अगर मैं कह रहा हूं असेसमेंट ईयर, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा 2021। तो जब हम कई बार आंसर लिखते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, तो अगर 1920 की इनकम है तो असेसमेंट ईयर दिखाना होगा तो 2021 दिखाएंगे, और उसी जगह पर अगर हम लिखें टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर तो हम 1920 की दिखाएंगे। तो जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं उसे कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में हम टैक्स देते हैं उसे असेसमेंट ईयर। सर इसका मतलब क्या ये बात है कि 2021 हमेशा असेसमेंट ईयर होगा? जी नहीं बेटा, हाँ ये एक इनकम के लिए 2021 में जो इनकम आप अर्न करोगे ना, जिसपे 21-22 में आप टैक्स दे रहे होगे, यहां पर जो आप इनकम अर्न करोगे ना उस पे टैक्स कब दे रहे होगे? 21-22 में। इस इनकम के लिए जब इसका टैक्सेशन होगा तब हम 20-21 को क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर, और 21-22 को क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर। तो ये हर साल चेंज होता रहता है। तो एक इनकम, ये ध्यान रखिएगा, एक इनकम जिस साल अर्न करी जा रही प्रीवियस ईयर, तो अगर हम जब भी कैलकुलेशंस क्या, देखिए हमारे प्रीवियस ईयर कौन सा? 1920। हमारा प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा? 1920। तो इनकम का जो भी डेटा है, हमें इनकम लेनी है वो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की लेनी। लेकिन ये जो कैलकुलेशंस हो रहे होंगे ये कब हो रहे होंगे? अप्रैल के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, मतलब 20-21 में हो रहा है। तभी तो बेटा आपका, तभी तो क्या होता है जब मार्च एंड हो गया, जैसे मार्च, अब आपके मई या जून में पेपर है या दिसंबर में पेपर है, तो इन दिसंबर में एग्जाम्स के लिए आपकी जो इनकम लेते हैं ना वो 1920 की ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं? 90 मार्च तक की इनकम ले रहे हैं। कैलकुलेशन उसके बाद हो रहा है। तो कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होता है। इनकम किस ईयर की ली जाती है? प्रीवियस ईयर की ली जाती है। तो कोई भी इनकम होगी वो हमेशा 2 ईयर को बिलोंग करती है। जिस ईयर में उसको अर्न करते हैं वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है, और जिस ईयर में उस पर टैक्स, उसका कैलकुलेशन और टैक्स देना पड़ता है वो आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपसे कहा था ना आप एक नोटबुक बनाइएगा। वो जो नोटबुक होगी, ये जो कॉन्सेप्ट हम नोट कराते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, उनको आप छोटे छोटे पॉइंट नोटबुक में नोट करेंगे। वो नोटबुक आपकी मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्विक रिवीजन के लिए होगा। ये नोट्स आपके जो हम नोट्स फोटो कॉपी देंगे, ये आपकी एक एवरेज रिवीजन हो जाएगा कि हाँ आपका टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया। और डेप्थ में अगर हमें मॉड्यूल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मॉड्यूल आपकी सेल्फ स्टडी करनी, मॉड्यूल मतलब हाँ कहीं बिल्कुल हर चीज। बट यहाँ सर नोट्स में क्या हमारा काम? नोट्स है कंप्लीट है, हर चीज कवर अप करी गई। फिर भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं नोट्स मॉड्यूल को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, नहीं। नोट्स आपका काम बहुत इजी करेंगे, क्विक रिवीजन के लिए लास्ट में आपकी मदद करेंगे, अभी पढ़ने में आपको हेल्प होगी। सारी चीजें नोट्स में आपको बेटर तरीके से मिलेगी। बट फिर भी मॉड्यूल मस्ट है। खासतौर से जब मैं अगर मॉड्यूल की बात करूँ तो सीए के मॉड्यूल तो बहुत अच्छे उन्होंने बनाए हुए, तो सीए स्टूडेंट को मॉड्यूल को 101%
सीएस स्टूडेंट के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि आप पढ़ लो भाई, जरूरी है, नोट्स को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स है, मैं बाद में आपको हिंट कर दूंगा कि जिनको मॉड्यूल से आप नहीं भी पढ़ोगे ना, तो आपके मॉड्यूल के हिसाब से अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो एज इट इज पढ़ना ही है। कुछ चीजों में हम आपसे कह देंगे भाई यहाँ पर मॉड्यूल आप ना पढ़िए, तब भी आपका काम चल जाएगा। आप देख लीजिए जरा, असेसमेंट ईयर को उन्होंने पहले डिफाइन किया। दिस मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 months commencing from 1st April every year. The year in which income is earned is the previous year of such income is taxed in immediately following year, which is assessment year. Income earned in the previous year 1920 is taxable in assessment year 2021. वही मैंने बात समझाई हुई है, यहाँ लैंग्वेज की प्रीवियस ईयर को भी मैंने समझा दिया है, आप देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि अगर कोई नया बिजनेस प्रोफेशन आपने सेटअप किया है किसी साल, वैसे तो आपका प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल जैसे अपने मैं केस में ले रहा हूँ 2019 से 31 मार्च 2020 को। लेकिन आपने मान लीजिए कोई नया बिजनेस शुरू किया था 1 जुलाई को, कोई नया प्रोफेशन सेटअप किया 1 जुलाई को, तो अगर नया बिजनेस या प्रोफेशन आपने 1 जुलाई को सेटअप किया, तब आपका जो प्रीवियस ईयर लिखा जाएगा ना, वो 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक कर दिया जाएगा। फिर 1 अप्रैल से शुरू नहीं करेंगे। क्या करें, बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द ईयर, इन सच अ केस द प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, वहां से शुरू होगा और एंड 31 मार्च को। सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूजन करके वो दे सकते हैं, 2 डेट दे सकते हैं, 1 अप्रैल से शुरुआत करके दे सकते हैं, 1 जुलाई से शुरुआत करके दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इफ अ सोर्स of income comes into existence in said financial year, then the previous year will commence from the date on which source of income newly commenced. कई बार कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम आई तो उसके लिए प्रीवियस ईयर वहीं से शुरू होगा, नया सोर्स शुरू हुआ है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए, Mr. A is running business from 1993 onward, determine the previous year. रनिंग बिजनेस है, इनका प्रीवियस ईयर होगा 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। A chartered accountant set up his profession on 1st July 2019. Determine the previous year, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का प्रीवियस ईयर होगा, याद रखना है आपको। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज। देखिए अभी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, हम आपको जहां समझाने वाली बात होती है वहां साइड में हम आपको समझा दे रहे हैं, बाकी हम वहां से रीडिंग कर दे रहे हैं। थोड़ा सा जब टेक्निकल एस्पेक्ट आएगा तो हर एक बात की मैं नोटिंग कराऊंगा, नोट्स हमारे पास रहेंगे, सपोर्टिंग रहेंगे, बट आपको लिखना होगा कॉपी में। जितनी बार हम लिखते हैं ना चीजों को, उतना बेटर तरीके से हम रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, हम समझेंगे और देन प्रोसीड करेंगे। प्रोसीजरल जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसकी 1-2 बार रीडिंग कर लीजिए, एक बार यहाँ आपने क्लास में सुन लिया, एक बार अपने मॉड्यूल से रीड कर लीजिए, एक बार फिर नोट से रीड कर लीजिए, तो 2-3 बार रीड करोगे तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे या समझ में आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इनको ये नहीं कि रन कर रहे हो बैठे रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। ये सर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है बेटा? कई बार क्या होता है, देखिए हमने क्या देखा कि जिस ईयर की इनकम होगी, जिस ईयर में हमने इनकम अर्न किया होगा, वो प्रीवियस ईयर होगा और उस पर टैक्स हमें अगले साल देना पड़ता है। अब बेटा मेरी नहीं, चलो मैं किसी और की देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसकी इनकम, जिसने 2000, 2002, 2003 के दौरान में बहुत काला धन कमाया बेटा, इनकम टैक्स को नहीं बताया। ठीक है बेटा, बाद में 2014 में ये गवर्नमेंट आई और इन्होंने कुछ इस तरीके से ऑपरेशन किया और वो पकड़ा गया। अब उस पकड़ने के दौरान में वो जो बहुत सारा पैसा अनडिस्क्लोज सोर्स, कई बार वो बता ही नहीं पा रहा कहां से आया, क्या आया, उसको पता नहीं, कोई सोर्स क्लियर था ही नहीं। तो कह रहे उनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर होगा जिसमें उनका असेसमेंट हो रहा है। कहते हैं द फॉलोइंग अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच they are assessed by the assessing officer। जिस साल वो पकड़े गए हैं, जिस साल उनका असेसमेंट हो रहा है, ठीक है, उस साल ही उस साल वो प्रीवियस ईयर मान लिया जाए। सर क्या दिक्कत है? सर अगर प्रीवियस ईयर 2001-2 मानते हैं ना, तो फिर उसके कलेक्शन में कैलकुलेशन बहुत सारी दिक्कतें आती, तो हम उसको मानते ही नहीं। हम क्या कहते हैं,
अभी जब पकड़े गए ना तभी हम प्रीवियस ईयर मानेंगे। अभी 2016 में इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई थी, फेयर एंड लवली स्कीम, काले को गोरा बना लो, यस और नो, याद है नहीं याद है? गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपनी इनकम और ऐसे सोर्सेस को डिस्क्लोज कर लीजिए, तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज का हम टैक्स ले लेंगे, मेजर पार्ट वही ले रहे थे, और बाकी आपके हम काले को सफेद बना देंगे। मतलब वो बहुत महंगी फेयर एंड लवली थी बेटा। कुछ लोगों ने जो जानते थे गवर्नमेंट के बारे में, मोदी जी के बारे में, ये कह रहे हैं तो करेंगे, कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो बाद में उन्होंने नोटबंदी कर दी। और फिर नोटबंदी के दौरान आपने देखा कुछ लोग कह रहे पहले से बताना चाहिए, तो यार बताया तो था ना, अब तुमने नहीं किया तो क्या किया जाए, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, उसके क्या फायदे हुए क्या नुकसान हुए उससे हमें लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं। तो ये है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब कोई कैश पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में या कैश मिलता है सीधे सीधे, तो वो आपकी क्या माने जाएंगे, वो जब मिला है, जब असेसमेंट हो रहा है वो प्रीवियस ईयर माना जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे बेटा आपके इन्वेस्टमेंट है, एफडी कर रखी है आपने, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और भी ढेरों इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड वगैरह में, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, असेसिंग ऑफिसर आपसे पूछ रहा है कि बेटा कहाँ से आए, बोले सर अब बस ये ना पूछिए कहाँ से आए, क्योंकि आप बता नहीं सकते हो ना ऐसी जगह से आपने पैसा कमाया था। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कई बार क्या होता है कि आप थोड़े से होशियार होते हो बेटा, आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किए थे बट आपने बुक्स में कम दिखाई, बाद में पकड़े गए। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, सर सर ये कौन सी बात है, ये तो अरे भैया एक्सपेंडिचर जिसे आप अनएक्सप्लेन बता नहीं पा रहे, तो सर ये तो इनकम कहाँ है, अरे भैया इनकम तो हुई होगी ना, तभी तो खर्चा किया है। तो ऐसे कहा जाए, लालू प्रसाद यादव जी से अगर ये कहा जाए कि भाई तुमने ये खर्चा किया हुआ है, इस पे टैक्स पड़ेगा इस प्रोविजन के हिसाब से, वो कहेंगे कि ससुरा हमने तो खर्चा किया है, इनकम थोड़ी है तो हम खर्चा कर रहे हैं। तो बेटा खर्चा तो कर रहे हो ना, तो इनकम तो हुई होगी ना कहीं से, तभी तो अनडिस्क्लोज्ड है कि बिना इनकम के खर्चा कर लिया। तो ऐसी इनकम पे ऐसी इनकम की बात है। भाई मैं कभी किसी की एग्जाम्पल दे दूं तो उनको बेटा पर्सनली मत लीजिएगा, मुझे अच्छी लगती है कोई पर्सनैलिटी तो उसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ बस, बाकी ऐसा मेरा किसी से कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं एक ठहरा सिंपल सा टीचर, तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या, कभी एग्जाम्पल आ जाते हैं, किसी का नाम आ गया तो आ गया, दिल पे मत लेना भाई। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी के अगर कोई लवर हो, प्रेमी हो, तो वो मुझे दिल पे लेते हैं इस बात को, तो प्लीज ऐसी बात को दिल पे मत लेना। कभी मैं मोदी जी के लिए कुछ कह दूँ या किसी के लिए कुछ कह दूँ, ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा कि जिससे कुछ हर्ट हो, थोड़ा सा प्लस माइनस। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। देखो बेटा पुराने जमाने में ये लोन को लेने का जो प्रोसेस हुंडी का प्रोसेस कहलाता था, तो इसमें अगर लोन आपने लिया है या रीपे कर रहे हो तो उसे हम क्या मानेंगे, अनडिस्क्लोज्ड सोर्स मानेंगे। Rather, above undisclosed source of income are chargeable to tax at 60%. बेसिक रेट 60% है, सरचार्ज 25% है, और सेस भी लग जाएगा बेटा, बाद में क्या लग जाएगा, सेस लग जाएगा 4%। ठीक है, कौन सा सेक्शन है, 115 बीबीई डिस्कस करेंगे बेटा, ये 115 बीबीई हमारे आगे है सिलेबस में, हमें डिस्कस करना है, डिस्कस करेंगे वहीं पर, ठीक है, टेंशन नहीं। नेक्स्ट अगली बात आती है असेसमेंट। ये जो पूरा प्रोसेस है टोटल इनकम को पता करना, टैक्स को पे करना, और डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी टोटल इनकम पता करना, टैक्स कैलकुलेट करना, ये सारा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। जब आप खुद कर रहे होते हो सेल्फ असेसमेंट कहलाता है, डिपार्टमेंट कर रहा होता है तो अलग अलग तरीके की असेसमेंट है, हम देखेंगे कौन से क्या होते हैं। तो कह रहा है दिस इज द प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। It may be way of normal assessment or by way of reassessment। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी बात? जब भी नॉर्मली हम असेसमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट नहीं, डिपार्टमेंट के असेसमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये दो कॉन्सेप्ट हैं।
कई जगह पर एक्ट में लिखा होगा एमएमआर से या एवरेज रेट से। तो देखिए इनका मतलब समझिए, पहले मैं एवरेज रेट का मतलब समझता हूँ। एवरेज रेट को समझने के लिए पहले देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर हम बेसिक टैक्स रेट की बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट कहता है कुछ इस तरीके से कि अप टू 2,50,000 अगर हमारी इंडिविजुअल के लिए मान लीजिए इनकम 2,50,000 है तो टैक्स हमें देना है निल, और 2,50,000 से अगर 5 लाख तक है तो टैक्स हमें देना है एट द रेट ऑफ 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक अगर टोटल इनकम जाती है तो हमें देना है टैक्स 20% से, और अबव 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%। और भी बहुत सारी बातें हैं बट अभी मुझे ये मैं इतने रेट ले रहा हूँ जिससे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूँ एवरेज रेट। अब जैसे समझिएगा मेरी बात को, सर ये जो 5% 20% ये एडिशनल पार्ट के लिए, जैसे 2.5 लाख तक निल, 2.5 से ऊपर अगर कमाओगे तो जो एक्सेस पार्ट पे जो आपका रेट रहेगा वो कितना रहेगा 5%, 5 तक, 5 से ऊपर जाओगे तो 20%, 10 लाख तक, 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी तो 30%। ठीक है। अब जैसे मैं लेता हूँ एक कोई इंडिविजुअल है 45 ईयर्स एज का और जिसकी टोटल इनकम है मान लीजिए 11 लाख। टोटल इनकम क्या है बेटा 11 लाख। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब इस पर टैक्स कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। अप टू 2,50,000 निल, 2,50,000 से 5% एट द रेट ऑफ 5%। तो अगर एट द रेट ऑफ 5% करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ मुझे, 12,500। ठीक है, और 5 लाख टू 10 लाख। अब ये इसके बीच में जो इनकम होगी तो पूरा 5 लाख है एट द रेट ऑफ 20%, 1 लाख, और अब में ऑन 1 लाख जो अब 1 लाख बचा हुआ है, 10 तक पहुंच गए। अब ये 1 लाख बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 30%, तो 30 लाख। तो टैक्स कितना हो गया, टैक्स कितना हो गया 1,42,500 प्लस अगर सेस लगा दें हम, चलो छोड़ो उसको, हम एक काम करते हैं, मान लो यही आ रहा है टैक्स आपका 1,42,500 जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये आपका टैक्स आया। ठीक है, तो ये आपका टोटल टैक्स आया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना वो एवरेज रेट समझाना है बस, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। एक बात बताओ, इस टोटल 11 लाख पे 1,42,500 का टैक्स आपने दिया, कुछ इनकम पे 0% का टैक्स है, कुछ इनकम पे 5% का टैक्स है, कुछ पार्ट पे 20% का, कुछ पार्ट पे 30%, बट एवरेज टैक्स कितना है? तो एवरेज टैक्स रेट अगर मुझे निकालना है, एवरेज टैक्स रेट, तो मैं क्या करूं, टोटल टैक्स है 1,42,500, ये टैक्स हमने दिया है 11 लाख, मल्टीप्लाइड बाई 100 करिए, ये जो अमाउंट आ जाएगा ये आपका एवरेज टैक्स होगा। समझ में बात, वो एवरेज टैक्स रेट होगा। एवरेज टैक्स रेट मतलब टोटल इनकम पे हमने क्या किया,
कि कुछ पे रेट लगाया है, कुछ पे 5%। अगर एवरेज किसी भी इनकम के पार्ट पे, चाहे वो शुरुआत की हो चाहे बाद की, अगर उस पे एवरेज ये रेट से इनकम निकाला जाएगा तो सेम आपकी सेम टैक्स निकल के आ जाएगा। ये आपका एवरेज टैक्स क्या निकल के आ गया? एवरेज टैक्स। 11 लाख रुपए पे सीधे एवरेज रेट से टैक्स लगा दोगे। कुछ जगह पर टीडीएस वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट में हम वहां पर सैलरी का जब टीडीएस निकालते हैं तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगता है एवरेज रेट का। तो अगर कहीं पर एवरेज रेट कहा हुआ है तो उसका मतलब यही है कि आप स्लैब के हिसाब से टोटल रेट निकाल लीजिए और बाद में टोटल टैक्स को टोटल इनकम से आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज रेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों? ये एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स हो गया, पढ़ते हैं भाई। एज पर सेक्शन 210, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मींस द रेट अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम। टैक्स को टोटल इनकम से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो आपका रेट आ जाएगा वो रेट आपका एवरेज रेट कहलाएगा। ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट एमएमआर बहुत जगह पर देखने को मिलता है। एमएमआर का मतलब होता है हाईएस्ट रेट। जैसे अगर इंडिविजुअल की बात करें तो 30% का हाईएस्ट स्लैब रेट हो गया, प्लस बेटा सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सरचार्ज में अलग अलग रेट है, 10%, 15%, 25%, 37%। तो सरचार्ज के जो रेट हैं उसका भी जो हाईएस्ट रेट होगा दैट इज 37%। सर ये 30 और 7% प्लस 37%, क्या इसका मतलब क्या 37%, क्या इसका मतलब 67% हो गया? क्या ये 67% हो गया? जी नहीं बेटा, ये जो 37% है ये बेसिक रेट का है। 37% ऑफ टैक्स, मतलब इस 30 का 37%। तो 30 करना प्लस 37% कर देना, जो रेट आ जाएगा ये 67 नहीं, जो रेट आ जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? एमएमआर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एमएमआर। यस और बात समझ में आती है? बोलो बच्चों। आज के लिए हम वो इतना रखते हैं और अगली क्लास में हमें डिस्कस करेंगे हम इनकम का मतलब। ये इनकम को आप घर से रीड करके आइए, जिससे मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में डिस्कस कर दूंगा। ये आपका होमवर्क है। आप अपने अपने मॉड्यूल से सीएमए वाले अपने अपने मॉड्यूल से आप इनकम को रीड करके आइए। इनकम क्या है मतलब एक ऐसा एक जैसा ही लिखा होगा हर जगह, कोई दिक्कत नहीं। तो इनकम की डेफिनेशन आप रीड करके आइए। फिर दूसरा आपका एक होमवर्क है जो आपको रीड करके आना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कि रेगुलर रिसिप्ट और कैजुअल रिसिप्ट में क्या अंतर है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या अंतर है, नेट रिसिप्ट और ग्रॉस रिसिप्ट का क्या मतलब है, ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस का क्या मतलब है, ये कैपिटल रिसिप्ट वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट के कुछ एग्जांपल हैं आपके मॉड्यूल में एज इट इज दिए गए होंगे। इनको आपको रीड करके आना है। एक बार रीड करके आएंगे ना तो अगली क्लास में बहुत अच्छे से बातें आपको समझ में आएंगी ये चीजें। फिर ये कुछ बेसिक, बहुत थोड़ी सी बातें रह गई हैं बेसिक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ अभी थ्योरी के कुछ बेसिक बाकी हैं और प्लस फिर हम आ जाएंगे किस पे? टैक्स रेट पे। टैक्स ये पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है, ऐसा नहीं है कि। तो कल की क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहां से आपको पूरे एक्ट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। साथ ही साथ में टैक्स रेट के दिन होंगे तो उससे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे कुछ अमेंडमेंट भी हैं, कुछ प्रोविजंस भी हैं इंपॉर्टेंट, और जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 101% मिलेगा। अगर मैं सीएस की बात करूं और सीएमए की बात करूं तो इनको इस टैक्स रेट के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। सीए के लिए अगर मैं बात करूं, सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, चांसेस बहुत अधिक है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं भी मिला अगर क्वेश्चन तो किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करने ही पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो मेरी क्लास 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। होप क्लास आपने एंजॉय करी होगी।
कोई आपके डाउट हैं, कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर कोई भी सजेशन या कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करिए, जिससे कि हम आपको और बेटर तरीके से चीज़ें इम्प्रूव करके प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।